हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स रिवीजन। आज हम पढ़ेंगे 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये गहरा अध्ययन न उन सोर्सेस पर आधारित है जो दिखाते हैं कि कैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव पूरी तरह से हिल गई थी। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। बिल्कुल। अगर हम 1857 के शुरुआती महीनों का माहौल देखें तो सतह पर एक अजीब सी खामोशी और ठहराव दिखाई देता है। राइट। लंदन में बैठी महारानी विक्टोरिया और भारत में उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, उनको लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक मोनोपोली है या जो एक राज है वो पूरी तरह सेफ है। उन्हें लगता था कि उन्होंने भारत को पूरी तरह से पैसिफाई कर दिया है। एग्जैक्टली। पर क्या सच में दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंपीरियल पावर इतनी अंधी हो सकती थी कि उसे अपने पैरों के नीचे उबलते हुए एक ज्वालामुखी की भनक तक न लगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट था अंग्रेजों का। ब्रिटिश हुक्मरानों को लगता था कि ये सिर्फ एक अचानक से भड़का हुआ गुस्सा है, एक नी जर्क रिएक्शन जिसे वो कहते हैं। अच्छा। लेकिन देखिए, अचानक तो कुछ नहीं होता ना। ये सोर्सेज हमें क्लियरली बताते हैं कि एक विशाल देश बिना किसी ठोस वजह के रातों रात हथियार नहीं उठाता। वही तो, एक दिन में तो इतना बड़ा बवाल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। उस खामोशी के पीछे दरअसल दशकों का एक बहुत ही अमानवीय शोषण छुपा हुआ था, जिसे सुनने में या समझने में ये ब्रिटिश हुक्मरान पूरी तरह नाकाम रहे। तो चलिए इस डिल्यूजन को, इस भ्रम को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। मैं जब इन सोर्सेस को एनालाइज कर रही थी तो मुझे ये एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन लगी। प्रेशर कुकर? वजह? हाँ, मतलब एक ऐसा प्रेशर कुकर जिसकी सीटी जानबूझकर बंद कर दी गई हो और अंदर ही अंदर लावा उबल रहा हो। ये बहुत एप्ट एनालॉजी है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने बड़े स्तर पर एक गुप्त और सुनियोजित योजना या नेटवर्क कैसे बनाया गया? ये सच में एक मास्टर क्लास है। अगर हम कानपुर के पास बिथूर की बात करें तो वहां गुप्त बैठकें चल रही थी। बिथूर में? हाँ। नाना साहब और उनके अत्यंत काबिल सहयोगी जो थे अजीमुल्ला खान, वो इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड थे। अजीमुल्ला खान, राइट। एग्जैक्टली। अजीमुल्ला खान यूरोप होकर आए थे। उन्हें पता था कि ब्रिटिश सेना आमने सामने की जंग में कितनी खतरनाक हो सकती है। तो उन्होंने डायरेक्ट फाइट अवॉइड करने की सोची। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने एक ऐसी संचार प्रणाली बनाई जो अंग्रेजों के रडारों में ही ना आए। साधुओं, फकीरों और मदारियों के भेष में गुप्त संदेश भेजे गए। ओह वाओ, मतलब हाइडिंग इन प्लेन साइट। हाँ, ये वो लोग थे जो गांव-गांव या छावनियों में घूमते थे और इन पर कोई अंग्रेज शक भी नहीं करता था। लेकिन इन सोर्सेज में एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है। संचार के कुछ मूक प्रतीक, जैसे कमल का फूल और रोटी। हाँ, ये बहुत ही फैसिनेटिंग पार्ट है इस पूरे नेटवर्क का। मुझे सच में अजीब लगा पहले। सिपाहियों के बीच कमल का फूल घुमाया जा रहा है और गांव के चौकीदार एक दूसरे को रोटी बांट रहे हैं। ये क्या था बेसिकली? वही तो बात है ना, अंग्रेज ऑफिसर इसे समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि ये भारतीय लोगों का कोई अंधविश्वास है या कोई बीमारी भगाने का टोटका चल रहा है। उन्होंने इसको टोटली इग्नोर कर दिया। एग्जैक्टली। लेकिन जमीन पर ये एक साइलेंट अलार्म था। जब एक चौकीदार दूसरे गांव रोटी पहुंचाता था तो वो एक मैसेज था कि समय आ गया है, तैयार रहना। वही रोटी सॉलिडारिटी का एक प्रतीक बन गई थी। बिल्कुल। उसने आम किसान और जनता को आने वाले उस सैनिक विद्रोह के साथ एक थ्रेड में बांध दिया था, जिसे डिकोड करने में अंग्रेज पूरी तरह फेल हो गए। राइट। और इन्हीं गुप्त तैयारियों को देखकर ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सिर्फ एक सैनिक दुर्घटना नहीं थी, जिसने सोर्सेज में दी गई एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बहस को जन्म दिया। आप उस नॉमेनक्लेचर वाली बहस की बात कर रही है ना, म्यूटिनी वर्सेस इंडिपेंडेंस वॉर। हाँ, एग्जैक्टली। अगर हम निष्पक्ष रूप से सोर्सेज को देखें तो हमें दो एक्सट्रीम व्यूज मिलते हैं। एक तरफ अंग्रेज और ब्रिटिश इतिहासकार इसे बस सिपॉय, म्यूटिनी या गदर कहकर डिसमिस कर देते हैं। कुछ ने तो इसे मुस्लिमों का षड्यंत्र तक कह दिया, जो कि उनका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म था। राइट। और दूसरी तरफ वीडी सावरकर जैसे भारतीय विचारक हैं जिन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का गौरवशाली दर्जा दिया। ये डिबेट आज भी एकेडमिक सर्कल्स में होती है, लेकिन अगर हम दोनों पक्षों का विश्लेषण करें तो सच्चाई थोड़ा इन दोनों के बीच में कहीं मिलती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, भले ही एक कंप्लीटली मॉडर्न और ऑल इंडिया संगठित राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था,
साउथ इंडिया इसमें ऑलमोस्ट अछूता रहा। हाँ, दक्षिण भारत में इसका असर ना के बराबर था। वही, लेकिन इसको सिर्फ एक म्यूटनी कहना भी गलत होगा। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला और सबसे ठोस कदम जरूर था। मतलब इसने एक आधारशिला रख दी थी आगे के लिए। बिल्कुल, इसने उस आने वाले राष्ट्रवाद की नींव रखी जहां अलग अलग वर्ग एक आम दुश्मन के खिलाफ खड़े हुए। वही तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर समाज का हर वर्ग, चाहे वो राजा हो, किसान हो या आम आदमी, वो इतना आक्रोशित क्यों था? इसका सीधा सा जवाब है ब्रिटिश नीतियां। उन्हीं नीतियों ने दरअसल इस विद्रोह का बारूद बिछाया था। हाँ, और इसमें सबसे खतरनाक मुझे लगती है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो जो एक बहुत ही ब्रूटल पॉलिसी थी। सच में, ये तो वही बात हो गई कि एक बेईमान खेल चल रहा है जहां रेफरी खुद नियम बदलकर आपके मोहरे छीन रहा हो। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। हाँ, रेफरी ने सीधे गेम ही हाईजैक कर लिया। पर मैं ये सोच रही थी कि इस नीति ने सिर्फ राजाओं को नहीं बल्कि आम जनता को कैसी बर्बाद किया। देखिए, पहले तो इसका क्रोनोलॉजी समझते हैं। हड़प नीति के शिकार राज्यों में सतारा था 1848 में, फिर उदयपुर 1852 में, और फिर सबसे ज्यादा आक्रोश पैदा करने वाली झांसी 1853 में। एग्जैक्टली। उन्होंने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, लाल किले में बैठे वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अधिकारों से वंचित कर दिया और बस नाम का बादशाह छोड़ दिया। ये तो एक तरह का अपमान था उनका। बिल्कुल अपमान था। और रही बात आम जनता की, तो जब एक देसी दरबार खत्म होता है तो सिर्फ राजा की कुर्सी नहीं जाती, राइट? उससे जुड़े बाकी लोग भी तो प्रभावित होते होंगे। हाँ, उस दरबार से जुड़े सैनिक, शिल्पकार, कवि और सेवक, ये सब रातों रात बेरोजगार हो जाते थे। लोकल इकोनॉमी पूरी तरह ध्वस्त हो जाती थी। ओह, आई सी। और इसी पॉलिटिकल गेम का जो सबसे एक्सट्रीम रूप हमें दिखता है वो था 1856 में अवध का विलय। अवध का एनेक्सेशन। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, मैं कहूंगा। हाँ, इन सोर्सेस के हिसाब से ये सबसे क्रूर इनाम था जो उन्होंने अपने सबसे वफादार साथी को दिया। नवाब वाजिद अली शाह पर मिसगवर्नेंस या कुशासन का झूठा आरोप लगाकर उन्हें कलकत्ता निर्वासित कर दिया। और इसी विलय ने सीधे तौर पर उनकी अपनी सेना के अंदर नफरत के बीज बो दिए, क्योंकि ज्यादातर सिपाही अवध से ही आते थे। आर्थिक बर्बादी तो एकदम जड़ से की जा रही थी, परमानेंट सेटलमेंट और रेतवारी सिस्टम के आने से, जिसमें उन्होंने अत्यधिक लगान लगा दिया था, राइट? हाँ, लगान इतना ज्यादा था कि किसान कर्ज के जाल में फंस जाता था, और ऊपर से इंग्लैंड के कारखानों में बने हुए सस्ते मशीनी माल का मुफ्त आयात। ओह यस, उस फ्री इंपोर्ट ने तो भारतीय शिल्पकारों और आर्टिजन्स का पूरी तरह विनाश ही कर दिया। बिल्कुल, उनके पास ना रोजगार था ना खाना, और इस आर्थिक शोषण के साथ साथ एक लीगल एंगल भी था जिसने आग में घी का काम किया। आप लेक्स लॉकी एक्ट 1850 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही लेक्स लॉकी एक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग कानून था। देखने में ये लगता है कि प्रॉपर्टी राइट है, लेकिन इसने तो लोगों में पैनिक फैला दिया था। पैनिक इसलिए फैला क्योंकि इस कानून के तहत धर्म बदलकर ईसाई बनने वालों को उनकी पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता था। राइट, मतलब पहले अगर कोई धर्म बदलता था तो प्रॉपर्टी छीन ली जाती थी। एग्जैक्टली। तो जब अंग्रेजों ने ये रूल हटाया तो समाज में ये डर बैठ गया कि अंग्रेज पूरे भारत को ईसाई बनाना चाहते हैं और धर्म बदलने को इनकरेज कर रहे हैं। वही धर्म भ्रष्ट होने का डर। हाँ, तो आप देखिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लीगल, इन तीनों पॉलिसीज ने बारूद इकट्ठा कर दिया था। और बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी वर्दी के भीतर सुलगी। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। बिल्कुल, सैन्य असंतोष सबसे बड़ा फैक्टर बन गया। सोर्सेज में एक डिस्पैरिटी मैट्रिक्स देखते हैं। भारतीय सैनिक चाहे जितनी बहादुरी दिखाए, वो एक लेवल से ऊपर जा ही नहीं सकता था। वही ना, सूबेदार की रैंक, उससे ऊपर प्रमोट होना अलाउड ही नहीं था भारतीय सिपाही को। राइट, और वेतन में जो जमीन आसमान का अंतर था वो अलग। हाँ, एक भारतीय सिपाही का वेतन एक गोरे सैनिक के मुकाबले बहुत कम था, और इस पर से 1854 का एक और कुख्यात कानून आ गया, पोस्ट ऑफिस एक्ट। ओ, वो फ्री पोस्टल सर्विस वाला पॉइंट। हाँ, इस एक्ट ने सैनिकों की मुफ्त डाक सेवा बंद कर दी। अब आप सोचिए, एक सिपाही के लिए अपने परिवार से जुड़ने का यही एक सहारा था। बिल्कुल, वो पहले ही आर्थिक तंगी में था और अब परिवार से बात करना भी महंगा हो गया। एग्जैक्टली। और इन सब छोटी छोटी चीजों ने वो बैकग्राउंड तैयार किया जिसके बाद आई वो अंतिम चिंगारी। वही 1856 में आई नई एनफील्ड राइफल, राइट? हाँ, एनफील्ड राइफल।
उन्होंने पुरानी ब्राउन बेस को रिप्लेस कर दिया। और इसमें वो कारतूस वाला मुद्दा था जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। वही, इस एक खबर ने उन दशकों के गुस्से को एक रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ जोड़ दिया, और फिर जो महाविस्फोट हुआ वो रोकना नामुमकिन था। क्योंकि अब बात सीधे उनके धर्म पर आ गई थी। उस धैर्य को तोड़ दिया गया जिसे सिपाही अब तक बर्दाश्त कर रहे थे। और इसी के साथ क्रांति की शुरुआत हो गई। बिल्कुल। और इस विस्फोट की शुरुआत को हम मंगल पांडे के ऐतिहासिक विद्रोह से देखते हैं। दमदम से उठी इनकार की वो आवाज कैसे बैरकपुर तक पहुंची, ये बहुत विविड डिस्क्रिप्शन है। हाँ, बैरकपुर का वो वाकया इतिहास में बहुत डीपली रिकॉर्डेड है। 29 मार्च 1857 को 34th नेटिव इन्फेंट्री के उस युवा सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। और उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। पर वेट, यहाँ एक सवाल है। अंग्रेजों को लगा होगा कि फांसी देने से बाकी सेना में खौफ फैलेगा, राइट? लेकिन उल्टा इसका असर क्या हुआ? असर बिल्कुल उल्टा हुआ। उनका प्लान पूरी तरह बैकफायर कर गया। मंगल पांडे की फांसी ने खौफ की जगह उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक संगठित विद्रोह को जन्म दे दिया। ओह, 10 मई 1857 का दिन। एग्जैक्टली। उस दिन सैनिकों ने खुलेआम हथियार लूटे, अपने कैद साथियों को छुड़ाया और रात के अंधेरे में ही दिल्ली की ओर कूच कर दिया। रातों रात दिल्ली की तरफ निकल गए। ये तो बहुत बड़ा बोल्ड मूव था। बिल्कुल था। और अगली सुबह यानी 11 मई की सुबह उन्होंने लाल किले पर कब्जा कर लिया। और पता है सबसे बड़ा डिसीजन क्या था वहां? वही कि उन्होंने उस बुजुर्ग बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। हाँ, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट और बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम था। रणनीतिक कदम? वो कैसे? जफर के पास तो कोई ताकत बची ही नहीं थी उस वक्त। ताकत नहीं थी, पर एक लेजिटिमेसी थी। उन्हें सम्राट घोषित करके इन सिपाहियों ने अपनी इस सैन्य बगावत को एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दे दी। अच्छा, मतलब अब वो सिर्फ कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाले सिपाही नहीं थे, बल्कि भारत के सम्राट की लेजिटिमेट सेना थे। एग्जैक्टली। और इस एक पॉलिटिकल शिफ्ट ने बाजी पलट दी। अब ये चिंगारी पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। और उसी चिंगारी ने कई महानायकों को जन्म दिया। सोर्सेज में हम अलग अलग सेंटर की कहानियां देखते हैं। जैसे लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह की वीर पत्नी बेगम हजरत महल का नेतृत्व। बेगम हजरत महल ने वाकई में बहुत कमाल का नेतृत्व दिया था वहाँ। और कानपुर में नाना साहब। लेकिन वहाँ कानपुर में जो असली सैन्य लड़ाई और गुरिल्ला युद्ध था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप तात्या तोपे की बात कर रही हैं ना? हाँ, वही जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उनकी जो गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीतियां थीं वो एकदम अचूक थीं। बिल्कुल। तात्या टोपे जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई में ब्रिटिश तोपों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने छापामार युद्ध का सहारा लिया और महीनों तक अंग्रेजों को चकमा दिया। लेकिन इस पॉइंट पर आकर एक डीप दुख या एक सवाल भी आता है दिमाग में। कैसा सवाल? इतने अदम्य साहस और आम जनता के साथ जुड़ने के बावजूद अंततः ये महासंग्राम अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच सका? कहाँ कमी रह गई थी? देखिए, साहस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल कमियां जरूर थी। सबसे बड़ी बात एक मजबूत और केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। हर कोई अपनी जगह अलग अलग लड़ रहा था। राइट। और दूसरा, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। जैसे हमने पहले कहा, दक्षिण भारत लगभग अछूता रहा इस आग से। और मुझे लगता है तकनीक का जो अंतर था वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। वही तो, ये सबसे क्रूशल डिटेल है जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं। अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें थी और सबसे बड़ा एडवांटेज था टेलीग्राफ नेटवर्क और रेलवे। ओह राइट, क्योंकि कम्युनिकेशन और ट्रूप मूवमेंट बहुत फास्ट हो गई। एग्जैक्टली। और एक और बहुत कड़वा सच भी है इस असफलता का। वो क्या? कुछ बड़े भारतीय राजाओं और रियासतों की गद्दारी। उन्होंने या तो अंग्रेजों की मदद की या विद्रोहियों का साथ देने से इनकार कर दिया। इसने इस विद्रोह को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये तो है। और इसके बाद जो दिल्ली का पतन हुआ वो पूरे इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक है। हाँ, वो हॉडसन वाला वाकया। हाँ, हॉडसन द्वारा सम्राट जफर के बेटों को सरेआम गोली मार देना और उस वृद्ध सम्राट को म्यांमार के रंगून में निर्वासित कर देना, जहां 8 साल बाद 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। वो इस लंबे मुगल इतिहास का एक बहुत ही दुखांत अंत था।
पर भले ही विद्रोह सफल रहा, उसके जो ऐतिहासिक परिणाम थे वो बहुत गहरे थे। परिणाम तो इतने बड़े थे कि पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। कंपनी राज का पूरी तरह से खात्मा हो गया। राइट, वो 1858 के अधिनियम से सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी ना। हाँ, ताज का शासन शुरू हो गया था। हाँ, क्राउन ने सामान्य प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और इसके साथ ही उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि अब धर्म और परंपराओं में वो लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन्हें समझ आ गया था कि धर्म से छेड़छाड़ का नतीजा क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए, भले ही इमीडिएटली आज़ादी नहीं मिली भारत को, लेकिन इस 1857 की क्रांति ने ना आने वाले 90 सालों के राष्ट्रीय आंदोलन की एक बहुत ही सॉलिड वैचारिक नींव रख दी थी। तो हमने देखा कि कैसे एक मूक क्रांति जिसमें कमल और रोटी थे, वहां से लेकर नई राइफल के कारतूस तक कि इस यात्रा ने भारत के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। राइट। और जाने से पहले इन सोर्सेस से निकलता हुआ एक बहुत ही डीप थॉट, एक विचार में छोड़ना चाहूंगा सबके लिए। हाँ, बिल्कुल, बताइए। सोचिए जरा, अगर उस समय अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ नामक वो नई तकनीक नहीं होती जिसने उन्हें मिनटों में संदेश और तेजी से सेना भेजने में मदद की, तो क्या आज इतिहास कुछ और होता? वाओ, ये सच में सोचने वाली बात है ना? क्या क्रांतियों की सफलता सिर्फ लोगों के साहस और अदम्य जज्बे पर निर्भर करती है, या फिर उस संचार की गति पर जो किसी सरकार के पास होती है? एक बहुत ही बेहतरीन और प्रोवोकिंग थॉट है ये। सच में साहस बनाम संचार की गति। आई होप जो लोग भी इस डीप एनालिसिस को सुन रहे हैं वो इस सवाल पर खुद भी मंथन करेंगे। तो आज के इस गहरे अध्याय में बस इतना ही। हम आगे भी इन्हीं ऐतिहासिक पन्नों को ऐसे ही खोलते रहेंगे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।